हेलो फ्रेंड्स, नीट का एग्ज़ाम बहुत ही पास आ चुका है। अब कुछ ही समय बचा हुआ है तो हम आपके लिए ला रहे हैं नीट क्रैश कोर्स, जिसमें बायोलॉजी रहेगा। और उसमें सबसे पहले हम चालू कर रहे हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी में पहले आपका डाइजेस्टिव सिस्टम आता था, लेकिन वो अब पार्ट नहीं रहा। डायरेक्ट हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस 2024 के अकॉर्डिंग जो भी कोर्स है आपका, ये यहाँ से आपका चैप्टर चालू होगा। तो ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, इसके बारे में हम आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। आपको करना क्या है, आप अच्छे से पढ़ चुके हैं, हो सकता है कई बार रिवीजन कर चुके हों, लेकिन जब आप का सोने का टाइम होता है तो आप सोते समय इसको देख सकते हैं। वीडियो को चालू कर लीजिए, देखते रहिए, सुनते रहिए। जब आप सुनते रहेंगे तो आपको एक बार अच्छे से रिवाइज हो जाएगा और आपको याद रहेगा। ये मेरी कोशिश रहेगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, एक्सप्लेनेशन आपको थोड़ा कहीं प्रॉब्लम कर रहा है या आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। देखिए, इस चैप्टर में सबसे पहले हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। जब हम रेस्पिरेशन करेंगे तो रेस्पिरेशन में कौन कौन से ऑर्गन पार्टिसिपेट करते हैं, कौन कौन से ऑर्गेनिज्म में कौन कौन सा रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है, उसके बारे में बात करेंगे भाई। तो इस तरीके से हम रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की बात कर लेंगे। इसके बाद देखिए क्या होता है, हम बात करेंगे मैकेनिज्म की। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग कैसे होगा। जब हम ब्रीदिंग करेंगे, सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे, तो ये होता है ब्रीदिंग करना। इसमें कौन कौन से मैकेनिज्म का फॉलो होगा, वो मैकेनिज्म की पूरी प्रोसेस की डिटेल में बात करेंगे। और इसके बाद हम बात करेंगे अगला पॉइंट, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। टोटल आपका जो भी हम रिवीजन कराएंगे पूरा एनसीईआरटी पर बेस्ड होगा। एनसीईआरटी में सारी हेडिंग्स पड़ी होंगी, उसी के बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे। आप चैप्टर को अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर वीडियो लेक्चर को देख लीजिए, फिर एक बार रिवीजन कर लीजिए, पढ़ लीजिए, आपको अच्छे से तैयार हो जाएगा। आप कम से कम एक चैप्टर के कम से कम 50 से 100 क्वेश्चन लगा लीजिए। इससे कम भी मत करिएगा, इससे ज़्यादा भी मत करिएगा। ज़्यादा कर लेंगे तो भी नुकसान है, कम करेंगे तो भी नुकसान है। फिर अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ब्रीदिंग करते हैं, उसके बाद जो गैस होती है। फिर अगला पॉइंट हमारे पास है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। जब गैसेस का ट्रांसपोर्ट होगा तो उसमें हम देखेंगे किस प्रकार से गैस का ट्रांसपोर्ट होगा। CO2 और O2 के बारे में आप पिछली क्लासेस में या बचपन में पढ़ते ही चले आ रहे हैं कि CO2 छोड़ते हैं, O2 लेते हैं, लेकिन इसके बारे में क्या है पूरा डिटेल में बात बताएंगे आपको, और किस प्रकार से गैसेस का ट्रांसपोर्ट होता है, इस पॉइंट को डिस्कशन करेंगे। फिर अगला पॉइंट हमारे पास आता है रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। जो रेस्पिरेशन होता है ये एक प्रोसेस है, हमारी बॉडी में होती है। इसको कैसे रेगुलेट होती है, कौन कौन सा बॉडी पार्ट इसको रेगुलेट करता है, कहाँ से रेगुलेट होती है, इसके बारे में बात करेंगे। फिर अगला हमारे पास है डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। जब रेस्पिरेटरी सिस्टम है तो कहीं ना कहीं इसमें बीमारियां भी होती हैं, डिसऑर्डर्स भी होते हैं, उन डिसऑर्डर्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम पहला वाला पॉइंट डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट क्या था? रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। इसमें अगर हम मेन पॉइंट की बात करें, एनसीईआरटी की लाइन है, आप पढ़ लीजिएगा। इसमें लिखा हुआ है कि मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग मेनली डिपेंड्स अपॉन हैबिटेट्स। जो हैबिटेट होता है, हैबिटेट क्या होता है? जब ऑर्गेनिज्म कहीं पर रहता है, उसका क्या निवास स्थान है, किस तरह की जगह में रह रहा है, वो पानी में रह रहा है या फिर ऐसे ज़मीन पर रह रहा है, वो कहाँ पर रह रहा के अकॉर्डिंग उसका हैबिटेट होता है, उसे हैबिटेट कहते हैं। और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल्स, तो जो भी एनिमल हैं उनका क्या लेवल है, वो पोरीफेरा हैं या फिर उसके बाद के लेवल के हैं या फिर वो कॉर्डेटा के हैं, सेमी कॉर्डेटा के हैं, सीलेंट्रेटा के हैं। ये सब आपने एनिमल किंगडम में पढ़ लिया है, कौन कौन सा एनिमल किंगडम में क्या क्या क्लासिफिकेशन है। उसके आधार पर हम यहाँ पर किस में कैसी मैकेनिज्म होती है और किस में कैसा ऑर्गन होता है, ठीक है। और आपको जो भी यहाँ पर बताया जाएगा पूरा एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन रिवीजन होगा, उससे आगे भी नहीं ज़्यादा जाएंगे ना, उसके अंदर में रहेंगे। चीज़ें बहुत ही शॉर्ट में बताएंगे ताकि आप बहुत ही कम समय में इन चीज़ों को देख के रिवीजन कर सकें। तो हम पहला वाला पॉइंट डिस्कस कर रहे थे। उस पहले वाले पॉइंट में ये था कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन की बात करेंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स और यहाँ पर उसके एग्जाम्पल्स कि कौन सा रेस्पिरेटरी ऑर्गन किस में फिट होगा। देखिए, सबसे पहला हम बात करते हैं तो जनरल बॉडी सरफेस से। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो जनरल बॉडी सरफेस से क्या करते हैं? ब्रीदिंग करते हैं। उसमें कौन कौन से आते हैं? स्पंज आता है, सीलेंट्रेट्स आते हैं, फ्लैट वर्म्स आते हैं। ये आपने क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा एनिमल किंगडम में, एक बार वहाँ जाके देख लीजिएगा। स्पंज आपने देखा होगा, कुछ इस तरीके का स्पंज बना होता है, इस तरीके का स्पंज बना होता है। यहाँ पर छोटे छोटे पोर्स होते हैं और पोर्स से वाटर जाता है और यहाँ पर ऐसे छिद्र होता है माउथ, उसका वहाँ से ऐसे पानी निकल जाता है। तो इसमें जो ऐसे पानी आया और इस तरीके से पानी गया, यहाँ पर जो गैस होती है यहाँ पर ट्रैप हो जाती है। इस तरीके से रेस्पिरेटरी ऑर्गन के तरीके काम करता है स्पंज में। जनरल बॉडी सरफेस से सीलेंट्रेट्स भी ऐसे करते हैं और यहाँ पर आपका फ्लैट वर्म भी जनरल बॉडी सरफेस से करते हैं। अगला हमारे पास है मॉइस्ट स्किन।
कुछ ऑर्गेनिज्म आपने देखा होगा जिनकी स्किन मॉइस्ट रहती है, तो वो क्या करते हैं, वो अपना मॉइस्ट स्किन से रेस्पिरेशन कर लेते हैं, जैसे कि अर्थवर्म। अर्थवर्म आपने केचुआ इसको बोलते हैं, इस तरीके का एक ऑर्गेनिज्म होता है, ऐसे करके ऑर्गेनिज्म होता है अर्थवर्म, बहुत ही मॉइस्ट होता है। अक्सर आपको बरसात के समय में दिखाई देने को मिलेगा। और यहाँ पर कुछ ऐसे रीजन्स होता है, आपको कमेंट करके बताना है ये रीजन कौन सा होता है। अर्थवर्म और फ्रॉग, फ्रॉग आपने देखा होगा मेढक होता है, और इसका क्या क्या बोलते हैं, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। तो ये क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होता है, जो मॉइस्ट स्किन से जो भी आपका रेस्पिरेशन होगा उसे क्यूटेनियस बोलते हैं। अगला देखिए, यहाँ पर है ट्रैकियल ट्यूब्स। ट्रैकियल ट्यूब्स जो भी इंसेक्ट होते हैं, इंसेक्ट कौन से ग्रुप में आते हैं, आर्थ्रोपोडा में आते हैं। तो आर्थ्रोपोडा में जो भी होते हैं उनको क्या बोलते हैं, और ट्रैकियल ट्यूब्स के द्वारा उनमें रेस्पिरेशन होगा। फिर अगला यहाँ पर है गिल्स, ब्रैंकियल रेस्पिरेशन बोलते हैं इसको, जिनमें भी गिल्स से होगा, जैसे कि एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स होते हैं, मोलस्क होते हैं और फिशेस होती हैं। इन सब में कैसा होता है रेस्पिरेशन, गिल्स के थ्रू होता है। जितने भी ऑर्गेनिज्म पानी में रहने वाले हैं, हमने आपको बताया था हैबिटेट पर डिपेंड करता है, तो हैबिटेट इनका पानी में रहने वाला है, तो एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स और मोलस्क और फिश ये कैसे होते हैं, गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं। और अगला यहाँ पर है लंग्स, जो लंग्स के थ्रू होता है उसको बोलते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन। पल्मोन शब्द से आपको यहाँ पर समझना है कि पल्मोनरी जहाँ पर आएगा या पल्मोन शब्द आएगा वहाँ पर लंग्स से रेस्पिरेशन होगा। यहाँ पर रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स और एम्फीबियंस ये आते हैं। ठीक है, अगर यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके बताइएगा। हाँ तो फ्रेंड्स, कई लोगों को प्रॉब्लम होती है कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में कई बार लोग डिफरेंस नहीं कर पाते हैं और एक ही समझ लेते हैं, तो उनसे गलतियां होती हैं। तो आज हम आपको इसके बारे में थोड़ा सा एक ब्रीफ आइडिया दे देते हैं। ये ब्रीदिंग है आपका और यहाँ पर ये रेस्पिरेशन है। देखिए ब्रीदिंग में क्या होता है कि ब्रीदिंग एक प्रकार का सिंपल एंड इनटेक ऑफ फ्रेश एयर एंड रिमूवल ऑफ फाउल एयर। ये आपने पहले से पढ़ रखा होगा कि हम लोग जो सांस लेते हैं और ऑक्सीजन उसमें लेते हैं और CO2 को बाहर निकालते हैं, इस पूरी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, ब्रीदिंग कहते हैं, सांस लेना और सांस को छोड़ना। तो कई बार आपने सुना होगा कि ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, लेकिन ये बात पूरी तरीके से सही नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो फिर आप बहुत सारी चीज़ें महसूस कर पाते हैं और अन्य सारी गैसें आपके उसमें जाती हैं लंग्स में, तो उनको आप फील ना कर पाते, कभी जाती ही ना। देखिए छोटे स्तर पे आपको बताया जाता है कि आप O2 लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं, लेकिन जब आप इनटेक कर रहे होते हैं तो वहाँ पर एयर लेते हैं। एयर में जितनी भी गैसेस होती हैं वो सारी की सारी गैसेस आपके लंग्स में जाती हैं, और उसके साथ साथ CO2 जब बाहर निकलती है तब भी तमाम सारी गैसें जो भी एयर में रहती है, कंपोजिशन उसका पूरी गैस बाहर आती है। ये आपको पता होना चाहिए, एक्स्ट्रा जानकारी थी। और इसी में अगर देखा जाए रेस्पिरेशन में, तो इट इज़ एन ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो भी आप खाना खाते हैं, आपका डाइजेशन वाला चैप्टर आपकी NCERT से हटा दिया गया है, लेकिन आपको पता होना चाहिए, आप जब फूड खाते हैं तो उस फूड को ब्रेक डाउन किया जाता है, फिर एब्जॉर्ब किया जाता है, ब्लड में लाया जाता है। वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं जो आप फूड से लेते हैं, टू फॉर्म CO2 एनर्जी एंड वाटर। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन किया जाता है, उनको जलाया जाता है और उससे CO2 पैदा होती है, एनर्जी पैदा होती है और वाटर पैदा होता है। और मेन हमारा काम है एनर्जी पैदा करना, क्योंकि जो हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद उसको ब्रेक डाउन करते हैं, फिर ब्लड में जाता है, ब्लड में जाने के बाद उसका यहाँ पर फिर टिश्यू में जाता है, सेल में जाता है, फिर ऑक्सीडेशन करते हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करते हैं और वहाँ से एनर्जी होती है जो मिलती है, उसी से हमारी लाइफ आगे चलती है। देखिए अगला पॉइंट क्या है, फिजिकल प्रोसेस। ब्रीदिंग कैसा प्रोसेस है, फिजिकल प्रोसेस है। ब्रीदिंग फिजिकल प्रोसेस है। और यहाँ पर अगर बात करें रेस्पिरेशन की, तो ये बायोकेमिकल प्रोसेस है, मतलब यहाँ पर कुछ केमिकल्स लगेंगे, जो बायो नाम लिखा हुआ है, मतलब कि जो ऑर्गेनिज्म होता है उसी के अंदर जो केमिकल्स होते हैं, एक टाइप से एंजाइम कह लीजिए, तो ये बायोकेमिकल प्रोसेस हो गई। और यहाँ पर अगर हम बात करें ब्रीदिंग में, तो नो एनर्जी रिलीज। जब ब्रीदिंग आप करते हैं तो वहाँ पर एनर्जी रिलीज नहीं होती है, ब्रीदिंग के प्रोसेस में एनर्जी का रिलीज नहीं होगा। लेकिन तीसरा पॉइंट देखते हैं, एनर्जी रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ ATP। एनर्जी यहाँ पर रिलीज होती है ATP के फॉर्म में होती है। आप ATP का फुल फॉर्म कमेंट करके बताइएगा अगर आपको पता है। अगर आप नीट के सीरियस स्टूडेंट हैं तो आपको ATP का फुल फॉर्म पता होगा और आप कमेंट करके बताइएगा।
और यहाँ पर देखिए कि प्रोसेस, ये आपका ब्रीदिंग में जो है एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस है, मतलब ये प्रोसेस आपका सेल के बाहर होता है। जो सेल के बाहर प्रोसेस होती है उसको एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस कहा जाता है, जो सेल के अंदर होती है उसको इंट्रा सेलुलर कहा जाता है। तो यहाँ पर ये इंट्रा सेलुलर प्रोसेस रेस्पिरेशन है। रेस्पिरेशन जो भी होगा इसकी प्रोसेस इंट्रा सेलुलर होती है, सेल के अंदर होती है, और वहीं पर तमाम सारे एंजाइम लगते हैं, बायोकेमिकल प्रोसेस होती है और यहाँ पर एनर्जी मिलती है। अब देखिए ब्रीदिंग की बात करते हैं। नो एंजाइम्स आर इन्वॉल्व, यहाँ पर कोई भी एंजाइम इन्वॉल्व नहीं होगा। अगर हम बात करें रेस्पिरेशन प्रोसेस की तो यहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं। कुछ एंजाइम्स का अगर आपको नाम पता है तो कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दिया करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे। आप सोते समय या जब भी आपको टाइम मिले आप वीडियो को देख सकते हैं, आपका रिविजन होगा, आपका इसमें कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा। और कई बार आप चैप्टर को पढ़ते हैं, आपको लाइनें समझ में नहीं आती हैं, उसका मेन भूमिका नहीं पता चलता है कि चैप्टर क्या कहना चाह रहा है आपसे, तो इस तरह का आपका रिवीजन हो जाएगा, तो आपको एक बेसिक आइडिया लग जाएगा। इसके बाद आप एनसीईआरटी की लाइनें पढ़ेंगे तो फिर आपको अच्छे से समझ में आएंगी। फिर भी आपको कोई भी प्रॉब्लम लगती है आप कमेंट करके बताइएगा, आपको उसका रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। तो यार दोस्तों हम देखते हैं कि ह्यूमन की अगर बात करें, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, अभी हम लोग की पहली वाली हेडिंग चल रही है, उसी में हम देख रहे हैं कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अगर जो ह्यूमन का रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, आप जानते हैं कि 2 लंग्स होते हैं और यहाँ पर नॉस्ट्रिल से आपकी एयर जाती है। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि पाथ ऑफ एयर क्या है। तो सबसे पहले एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल में एयर जाती है, जैसे हमने सांस लिया तो ये एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल होता है, यहाँ पे एयर ऐसे गई और यहाँ से जाने के बाद नेजल चैम्बर में जाती है। ये सारे टर्म आपने सुने हैं, कई बार हो सकता है एनसीईआरटी को पढ़ चुके हों। मैं सिर्फ कोशिश ये कर रहा हूँ कि आप एक बार और वीडियो के माध्यम से सुन लें और आपका रिविजन हो जाए। फिर आपका नेजोफेरिंग्स में जाएगा, फिर लैरिंग्स में जाएगा, लैरिंग्स से होते हुए आपका ट्रैकिया में जाएगा, फिर प्राइमरी ब्रोंकाई को 1 डिग्री भी बोलते हैं, ऐसे करके 1 डिग्री ब्रोंकाई। फिर यहाँ पर सेकेंडरी या फिर 2 डिग्री कर दीजिए, 2 डिग्री ब्रोंकाई। फिर यहाँ पर टर्सरी ब्रोंकाई, जब आप फिगर बनाते हैं तो वहाँ पर जो ऐसे करके होता है, सबसे मोटी वाली जो लाइन आती है यहाँ पर पाइप टाइप की स्ट्रक्चर होती है, वो 1 डिग्री होती है। फिर यहाँ से जो निकलता है 2 डिग्री होती है, और 2 डिग्री वाली से भी जो निकलेगी ऐसे पतली, ये 3 डिग्री होती है। फिर यहाँ पर पतली पतली ब्रोंक्यूल्स होती हैं। तो टर्सरी ब्रोंकाई के बाद आता है ब्रोंक्यूल्स, या इसी का जो नेटवर्क होता है तो ब्रोंक्यूल नेटवर्क हो जाएगा। फिर जो लास्ट वाला स्ट्रक्चर होता है एल्वियोलाई होता है, और कैसा होता है, बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। अगर हम बात करें एल्वियोलाई की, कुछ एल्वियोलाई के आप साथ में देखें तो अंगूर के गुच्छे जैसी दिखाई देती हैं। इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। इसके आगे का जो पार्ट होता है वो अगली वीडियो में बात करेंगे, डिटेल में बताएंगे, अगली हेडिंग के बारे में बात करेंगे, मैकेनिज्म बताएंगे, सब कुछ बताएंगे, पूरा चैप्टर अच्छे से कराएंगे। तो वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो आप लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरीके से इसके आगे की वीडियो आपको मिल जाएगी। जो भी आपका डाउट रहेगा, जो भी आप चाहते हैं, कोई चैप्टर चाहते हैं कि जल्दी रिवाइज करवा दें, तो उसको कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।